उन पत्थरों को इकट्ठा करो जो लोग तुम्हारे ऊपर फेंकते हैं। बाद में उन्हीं को जोड़कर एक साम्राज्य स्थापित कर लो और विश्व कल्याण के लिए बड़ी मिसाल बनकर उभर आओ। क्योंकि यदि समाज में कोई भी परिवर्तन, कोई भी नया परिवर्तन होता है तो उसके आलोचक भी उतने ही ज्यादा तरीके से ऊपर आते हैं। तो यदि अगर आप सही कार्य कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सभी आलोचकों को दरकिनार करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ और विश्व कल्याण के लिए उसके हितैषी बन जाओ। यह अनमोल विचार, यह अमृत तुल्य विचार हैं। भारत के सपूत, गरीबों के मसीहा, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन, उद्योगपतियों के लिए आइडियल, भारत के रत्न रतन टाटा जी की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश हित में भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भारत देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए, समाज को परिवर्तन के लिए ऐसे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचे, अपने उद्योग में नफा नुकसान को दूर कर भारत के लिए और समाज के लिए, हर वर्ग के लिए सोचा। यह नहीं देखा कि इसमें मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा, केवल देश को प्राथमिकता दी और देश के लिए जो हितैषी है, जो हितकारी है, वही कार्य किए। आखिर क्या था रतन टाटा जी पे, जो कि उनके डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, तो जो उनके डायरेक्ट कंपटीशन थे वो भी उनके पांव छूते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आखिर आजकल की वर्तमान की दुनिया में जहां हर कोई अपना उद्योग शुरू करता है ताकि मुझे किस क्षेत्र में हमारी कंपनी ऊपर जाए या किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके, नफा नुकसान की चिंता ना करते हुए रतन टाटा जी ने केवल हमारे समाज के लिए, भारत देश के लिए क्या हितैषी है उसके लिए काम किया, उसके लिए कार्य किए। आज की डेट में हर पूंजीपति, हर उद्योगपति जो कि प्रथम आने में, जो पूंजीपतियों की लिस्ट है उसमें प्रथम आने की होड़ लगी हुई है, वहां उन्होंने लगभग 65% यानी लगभग तकरीबन 7 लाख करोड़ डोनेट कर दिए, दान दे दिए समाज के लिए। नहीं तो आज प्रथम स्थान पर टाटा ग्रुप होता। रतन टाटा जी इतने महान थे कि चंद शब्दों में हम बिल्कुल भी उनकी व्याख्या नहीं कर सकते इनके ऊपर, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी थी, ये एक विश्वविद्यालय है जिनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। और ये मुमकिन ही नहीं कि चंद शब्दों में या कुछ मिनट की वीडियो में रतन टाटा जी का पूरा व्यक्तिगत उनका हम बयां कर सके। 9 अक्टूबर जब रात्रि में कैंडी अस्पताल से आधिकारिक घोषणा हुई कि भारत के रतन टाटा जी वैकुंठ यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, दोस्तों पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में शोक की लहर पहुंच गई। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे इस भारत के रत्न को टाटा हम सब कह दें, क्योंकि इन्होंने कार्य ही ऐसे किए, इतने हितैषी है समाज के हर क्षेत्र के लिए। इन्होंने जो कार्य किए हैं, हर किसी की आंखें नम है। और इस समय जो श्रद्धांजलि है, शोक श्रद्धांजलि पूरे विश्व से आई जा रही है। विश्व में किसी भी क्षेत्र के हों, वो यहां आ रहे हैं या अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से थे रतन टाटा, जिन्होंने अपना सर्वोच्च, अपना जीवन भारत देश के ऊपर लगा दिया और ऐसे ऐसे कार्य किए जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो कोटनारा केदार टीम की ओर से, परिवार की ओर से भारत के रतन टाटा जी को श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। भले ही आप वैकुंठ की यात्रा में चले गए हों, लेकिन आपका आशीर्वाद प्रतिदिन पूरे विश्व को मिलता रहेगा, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसे कर दिए हैं कि सुबह होने से रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में टाटा ग्रुप से, किसी न किसी रूप में रतन टाटा से हम जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, वैसे तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रतन टाटा अपने आप में विश्वविद्यालय थे, उनमें पीएचडी करते हैं लोग, लेकिन हम फिर भी रतन टाटा जी के कुछ किस्से, क्योंकि उनके हर क्षेत्र में किस्से हैं, उन्होंने इतने परोपकारी कार्य किए हैं कि हर क्षेत्र में उनके किस्से हैं, तो हम बात करेंगे और कुछ उनके किस्सों के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय उद्योग जगत के शिखर पुरुष, 2000 में पद्म भूषण से और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित, और भारत रत्न भी इन्हें बहुत ही अति शीघ्र मिलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी ये प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को। वैसे दोस्तों देखिए, इसमें बहुत ज्यादा दर्द है, और ये दर्द मेरा ही नहीं, मेरे जैसे बहुतों का दर्द है कि ये जो प्रकरण होता है, ये किस प्रकार का क्राइटेरिया है, भारत रत्न किसको दे रहे हैं आप, किसको देते हो आप,
खैर ये राष्ट्रीय सम्मान है हमारा, लेकिन बहुत ज्यादा दुख होता है कि भारत मतलब भारत के रतन टाटा जी को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया है, ये तो हमारे सोच से परे। खैर इसमें मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता क्योंकि हो सकता है भावनाओं में बह जाऊं, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान है, लेकिन ये जरूर मिलना चाहिए और ये अभी तक मिल जाना चाहिए था। किस प्रकार की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या क्या क्राइटेरिया है आपका, जाने किसको देंगे आप भारत रत्न। बहरहाल स्टोरी में आते हैं वापस। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के 28 दिसंबर सन 1937 में महाराष्ट्र में एक पारसी परिवार में हुआ। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो महाराष्ट्र से ही प्राथमिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद ये शिमला गए, शिमला से पढ़ के फिर ये जो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये अमेरिका चले गए। वहां पर इन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद ये हार्वर्ड में इन्होंने बिजनेस स्किल की जो तकनीकी है उसकी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। इन्होंने जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की डिग्री इन्होंने वहां से हासिल की। अच्छा, ये उस समय ये अध्ययनरत थे, यानी उस समय शिक्षा ले रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और आईबीएम जो आज भी इतनी बड़ी कंपनी है और आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, उस जमाने में तो आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत चर्चित कंपनी थी। वहां पर लगना ही अपने आप में, उनसे जुड़ना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अब इनकी तालीम, इनकी शिक्षा ही इस प्रकार से हुई थी कि ये अपने आप में एक अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे। तो इनको प्रस्ताव भेजा, आईबीएम से प्रस्ताव आया कि आपको हमारे साथ आप जुड़ के हम बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो इनके हुनर को जानते थे। तो रतन टाटा जी भी ये वहां चले गए और इन्होंने लगभग 15 दिन वहां पर कार्य भी किया। तो इतनी मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहां पर इनको जॉब लिया, एक अदद नौकरी बोलते हैं जिसको, वो वहां पर इनकी लग गई। लेकिन वो कहते हैं ना, देश प्रेम था, तो देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की जो दिल में लालसा थी वो उनमें पनप रही थी। उसी वक्त लगभग 1962 के दौरान की बात है। इनकी दादी, क्योंकि इनके परिवार की हम बात करें तो इनके पिता नोवेल टाटा जी और इनकी माता जो सूली टाटा। दोस्तों एक बात और हम बात करेंगे कि मात्र 10 वर्ष के थे रतन टाटा जी, तो इनके माता पिता का तलाक हो गया, ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। खैर बातचीत इनकी चलती रही, लेकिन ये दोनों माता पिता अलग हो गए। तो इनकी दादी ने इनकी परवरिश की और इन्हें हर संभव चीजें, बोलते हैं ना कि जब सोने का चम्मच लेके कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी भी रहती है कि किस प्रकार से अपनी विरासत को आगे बढ़ा के लेके जाना। तो इनकी दादी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी दादी जो नवाज भाई टाटा, इन पर बहुत ज्यादा इनका परवरिश की और अच्छी परवरिश की। बहरहाल स्टोरी में आते हैं तो 1962 में जो इनकी दादी है नवाज भाई टाटा, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और साथ में यहाँ पर जो जेआरडी टाटा थे, इन्होंने उनको वहां पर बुला दिया कि आप भारत आए। अच्छा, तो अब ये आते हैं अमेरिका से भारत, और यहां से जो इनकी जिंदगी का एक अलग पड़ाव, जो अलग युग की शुरुआत हुई, उसको हम निम्न प्रकार से यहां पर व्यक्त करेंगे। बहुत से किस्से हैं रतन टाटा जी के, तो उसमें से कुछ हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या कि ये वहां से हिंदुस्तान आए। अब उस समय हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, भारतवर्ष उस समय, भारत देश आजादी हुआ था। तो टाटा स्टील के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। तो वहां पर ये एज असिस्टेंट के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला, इन्हें कार्यभार दे दिया गया। अब देखिए शोहरत की बुलंदियों में थे, टाटा ग्रुप इनका ही था, ये आने वाले उत्तराधिकारी यही तो थे, उत्तराधिकारी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये वहां पर गए एज असिस्टेंट। ये बिल्कुल वही वैसे ही रहते थे, क्योंकि बिल्कुल विनम्रता से थे, और ये विनम्रता के साथ साथ जो सरल भावनाएं हैं वो इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। तो ये वहां पर गए और जमीन से जुड़े हुए रहे। जो कामगार थे, जो बाकी के व्यक्ति थे, जो कामगार वहां पर कार्य कर रहे थे, कर्मचारी थे, ये वैसे ही रहते थे वहां पर। जब जमीन में सोते थे, जब दुनिया सोती थी, जो कामगार हैं वो सोते थे, ये भी जमीन में सोते थे। ये वहां पर जब भोजन मिलता था तो वही लाइन में खड़े होना, भोजन लेना, जो भोजन और कर्मचारी खाते थे वही ये भी ग्रहण करते थे। जब इधर उधर जाने की बात होती थी, जो साइकिल में जाया करते थे, सोचिए जिनके ऊपर कितनी गाड़ियां होंगी घर में, वारिस है वहां के, लेकिन ये साइकिल से सफर किया करते थे और ये कभी कभार पैदल ही चला जाया करते थे। देखिए सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल जमीन से जुड़े रहे। कभी कहते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी जमीन उसे नहीं छोड़नी चाहिए, और यही कारण है आज जो वो देवतुल्य है, यानी हम उनको इतना मानते हैं, पूरा संसार उन्हें मानता है, इसीलिए मानता है क्योंकि जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, क्योंकि बोलते हैं ना, सोने के चम्मच के साथ साथ इन्होंने जो धूल मिट्टी देखी, उसके बाद जो इनका व्यक्तित्व निखर के आया, तो आज वो पूजनीय है। तो ये वहां पर गए। अब इसी में एक किस्सा और अच्छा आता है, बहुत सारे किस्से रतन टाटा जी के, इसमें एक किस्सा और आता है कि किस प्रकार से ये कितने विनम्र थे, जमीन से जुड़े रहते थे। एक बार क्या हुआ कि इन्हें, ये आने वाले मतलब 90s की बात है ये, तो 90s में क्या हुआ कि उस समय ये एमडी की पोजीशन में पहुंच चुके थे। तो
इनका एक काफिला मतलब इनका जो ग्रुप था वो गया, एक मीटिंग थी, मुंबई से नासिक जा रहे थे, नासिक में मीटिंग थी। तो जब ये गए वहां पर मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो वो पूरा जो काफिला होता है, जो सदस्य थे, उनका काफिला अब एक जगह इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया रतन टाटा जी के। तो स्टेपनी चेंज करने में लगभग वही 15 से 20 मिनट लगता है, तो इतना लगता है। तो 15 से 20 मिनट का जो समय था, वो जो इनके सहकर्मी मतलब जो इनके जो कर्मचारी थे, इनके जो मित्र थे, जो उसमें शरीक होने के लिए जा रहे थे, वो सभी आसपास की जो दुकानें थे वहां पर जलपान के लिए चले गए, क्योंकि 15 से 20 मिनट लगना था। जब थोड़ी देर में हर किसी ने देखा रतन टाटा जी कहाँ है, ना गाड़ी के अंदर भी नहीं, तो हर किसी ने ढूंढा। जब वहां पर देखा तो रतन टाटा जी ने अपनी कमीज को फोल्ड करके, आस्तीन को ऊपर करके, वहां जो टायर बदलने वाला थे उनके साथ वहां पर टायर बदलने के लिए लग गए। उनके हाथों में पेचकस था और पाना था, तो वो जो कर्मचारी, जो वो टायर चेंज कर रहा था, मिस्त्री थे, उनके साथ लग गए। जब हर किसी ने देखा तो हर कोई स्तब्ध हो गया कि सर आप ये कार्य कर रहे हैं, आप तो एमडी होता ही है ना कि इतने बड़े पद पर आप हो यहाँ। रतन टाटा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ये टायर चेंज करने में मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं जो हूं मैं हो रहूंगा, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, लेकिन इससे फायदा ये रहेगा कि टायर चेंज करने में जो स्टेपनी लगाने में लगभग 20 मिनट लग रहे थे एक व्यक्ति को, यदि अगर ये 20 मिनट का काम दो व्यक्ति करेंगे तो आधा समय लगेगा, और आधा समय जो बचेगा उसमें हम मीटिंग में समय पर पहुंचेंगे, और मीटिंग में हमें ज्यादा समय मिल जाएगा, 10 मिनट ज्यादा मिल जाएगा। इस प्रकार के थे रतन टाटा जी। तो सोचिए जो मानसिकता थी वो किस लेवल की मानसिकता थी। तो उनका कहना केवल यही था कि लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, इट्स अ एक्शन। आप एक्शन कैसे लेते हैं, व्यापारिक हुनर और अपने अपमान का बदला किस प्रकार से लिया जाए, ये किस्से की बात करते हैं। और इसी में एक वो बहुत ही ऐतिहासिक किस्सा भी शामिल है जो हम सभी ने सुना है, जैगवार और लैंड रोवर की, यानी सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज। यदि अगर आपको ये मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाता है तो आपको किस प्रकार से रिवेंज लेना चाहिए। बहरहाल ये अभी जो स्टील ग्रुप में काम कार्यरत थे, अभी रतन टाटा जी ने सोचा कि अब मैं, क्योंकि ये टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, इनकी शिक्षा टेक्निकल थी, तो इन्हें लगा कि अब मैं ग्रुप के जो बोर्ड है उनसे बात करता हूं कि इस ग्रुप में जाऊंगा मैं, या इस डिवीजन में मैं जाना चाहता हूं, कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक से थे। तो इनको कंपनी नेल्को, एक नेल्को थी, नेल्को ऑलरेडी ही मतलब उसके शेयर इतने गिर चुके थे कि लगभग बंद होने के कगार में थी नेल्को। अब इनको बोर्ड ने उसकी जिम्मेदारी दे दी कि आप नेल्को में एज अ टेक्निकल असिस्टेंट ये वहां पर चले गए। अब क्योंकि हर किसी को मालूम था कि नेल्को तो ऑलरेडी बंद होने के कगार में है, लेकिन इनको भेज देते हैं ताकि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव आ जाएगा। अब रतन टाटा जी पे इतना अच्छा हुनर था व्यापार का, अद्भुत। इन्होंने क्या किया, वो नेल्को को जो बिल्कुल ओवरऑल 2% में आ गई थी, 2% ही पूरा रेवेन्यू बचा हुआ था, लगभग बंद होने वाली थी, इन्होंने उसको वहां से उभार कर इसके शेयर बिल्कुल 3-4 गुना कर दिए, यानी 40 to 50% उसके शेयर कर दिए, और नेल्को जो था उसको कोलैबोरेशन करके बना दिया टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंट सर्विस जो बना दी। अब देखिए, अब जो जेआरडी टाटा साहब थे उनको रतन टाटा जी के हुनर के बारे में मालूम चल गया कि हाँ ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। अब क्या हुआ कि उन्होंने, पूरे बोर्ड ने इनको ऐसे डिवीजन देने शुरू कर दिए जो बिल्कुल बंद होने के कगार में थी, क्योंकि हर कोई उनका हुनर जान चुका था। इन्होंने क्या किया, सारी डिवीजन जो इनको डिवीजन मिलती रही, इनको उसको उभारना शुरू कर दिया। जो लगभग बंद होने वाली कंपनी थी उनके शेयर करते उभारते 40 to 50% बढ़ा दिए। यहां पर जेआरडी टाटा जी को मालूम चला कि इस पे कितना हुनर है। अब वो बिल्कुल उनको सहयोगी हो गए। अब यहां पर आए कि 90s की बात करते हैं। 90s आया और 90s में जेआरडी टाटा उनके उम्र दराज हो चुके थे, तो शारीरिक जो उनका स्वास्थ्य था वो थोड़ा बिगड़ने लगा था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी रतन टाटा जी को सौंप दी। वैसे काफी सारी आलोचनाएं भी हुई कि अभी मतलब इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन वो जानते थे, जेआरडी टाटा साहब जानते थे कि रतन टाटा जी में कितना हुनर है। अब इनको वहां पर कार्यभार, चेयरमैनशिप की कार्यभार मिल जाता है। अब धीरे धीरे करके बढ़ता रहा तो 100 डिविजन्स बन गई टाटा के, 100 क्षेत्रों में टाटा ने अलग अलग प्रकार के काम करने शुरू कर दिए। अब यहीं पर 90s की बात आती है। 90s में रतन टाटा जी ने सोचा कि अब पैसेंजर व्हीकल बनाया जाए, जो आम यात्रीगण होते हैं उनके लिए पैसेंजर व्हीकल बनाया जाए। तो उन्होंने लॉन्च की, टाटा ग्रुप ने लॉन्च की टाटा इंडिगा, जो इंडिया के नाम से ही टाटा इंडिगा इन्होंने लॉन्च की नाम की। अब यहां पर क्या हुआ, क्योंकि देखिए टाटा ग्रुप था, वो लगभग 100 से ऊपर ग्रुप को अपना चला रहा था, उस समय संचालित कर रहा था, तो एकदम से ध्यान नहीं गया पैसेंजर व्हीकल में। अब यहां पर जो जिस प्रकार की सोच थी उसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं हो पाया टाटा इंडिका का। तो टाटा ग्रुप ने और रतन टाटा जी ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस जो ग्रुप है टाटा पैसेंजर जो वाहन है, इसको हम लोग बोल देते हैं, औपचारिक घोषणा कर देते हैं कि यदि कोई भी अगर इच्छुक हो तो हमारी ये पैसेंजर व्हीकल ले सकता है। ऐसी उन्होंने पेशकश कर दी हर किसी के सामने। अब अमेरिका से फोर्ड,
वो कंपनी ने बात की आगे कि हाँ हम इसे मतलब हम अधिग्रहण कर सकते हैं आपके इस डिवीजन का। अब अमेरिका के डेट्रॉइट में, क्योंकि फोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो डेट्रॉइट था, डेट्रॉइट से वहां के जो उनके प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर आए, मुंबई जो टाटा का हेडक्वार्टर है, और वहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की, सर्वे किया, और उसके बाद वहां चले गए। तो अनुबंध को आगे बढ़ाई दी। अब बारी थी रतन टाटा जी की। अब टाटा साहब अपने कुछ साथियों को लेकर, जो बोर्ड के साथी थे साथ साथ में, उनको लेकर वहां पर चले गए, प्रतिनिधियों को लेकर। वहां पर क्या हुआ, वहां पर बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी, को अनुबंध हो चुका था सारा, बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा कि आपको जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो आप इस धंधे में आए ही क्यों, आपको कुछ आता नहीं है, तो आपकी ये पैसेंजर व्हीकल लेकर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात बिल फोर्ड ने बोल दी। दरअसल हुआ क्या था कि ये जैगवार लैंड रोवर खरीदी थी। जैगवार लैंड रोवर थी लंदन की कंपनी, लेकिन फोर्ड ने उनको एक्वायर कर दिया था। तो बिल फोर्ड का जो बोलते हैं ना दिमाग सातवें आसमान में पहुंच जाता। अब दोस्तों देखिए यहां पर एक कहानी देखिए। अभी आप, रतन टाटा जी टाटा के चेयरमैन, 100 से ज्यादा उनके डिवीजन चल रहे, चाहते तो 1 मिनट में बिल फोर्ड की पूरी फोर्ड कंपनी को अपने खरीद सकते थे, लेकिन टाटा साहब ने, रतन टाटा जी ने एक शब्द भी वहां पर नहीं बोला। उनको बस लग गया कि स्वाभिमान। देखिए वही होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में, कि कहां पर आपको बोलना है, कहां पर आपको नहीं बोलना, कहां पर आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल आपको करना है, कहां पर नहीं करना है। चुप हो गए, बिना एक शब्द बोले हुए अपने सारे प्रतिनिधियों के साथ आ गए इंडिया। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि जो टाटा पैसेंजर व्हीकल इंडिका में थे वहां पर अपना पूरा समय झोंक दिया। झोंका 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 नई तकनीकी लेके आते रहे। तो कुछ समय बाद जो इंडिका था उसके शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ल्ले से बढ़ गया। देश में नहीं विदेशों से भी उसकी डिमांड आनी शुरू हो गई। वही अगर विपरीत बात करें फोर्ड की, तो फोर्ड की जो जैगवार लैंड रोवर थी उसकी बिक्री बहुत हद तक डाउन हो गई, और लगभग वो दिवालिया होने वाले थे। बिल फोर्ड, इतनी ज्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई, दिवालिया हो गए थे वो। अब उन्होंने सबके सामने ये बात रखी, प्रस्ताव रखा कि यदि अगर कोई भी इच्छुक हो तो मैं ये बेचना चाहता हूं। यहां पर देखिए रतन टाटा जी ने उनको खुद ने प्रस्ताव भेजा कि यदि अगर आप चाहें तो आपकी जैगवार और लैंड रोवर हम खरीदने के इच्छुक हैं। उल्टा हो गया सारी कहानी। जब यहां से डेट्रॉइट जाते हैं तो बिल फोर्ड ने के शब्द ये थे रतन टाटा जी के सामने, हमारी जैगवार और लैंड रोवर गाड़ी खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। देखिए शब्द बिल फोर्ड के पहले भी वही थे, और अब क्या हुआ कि हमारी ये लेके, जैगवार लैंड रोवर लेके आप हम पर एहसान कर रहे हैं। वहां पर भी देखिए परम पुरुष यही होता है। पुरुष तो दुनिया बन जाती है, परम पुरुष का मतलब क्या होता है। वहां पर भी रतन टाटा साहब बिल्कुल चुप रहे, खामोशी से, वो बस अपना कार्य करा, उन्होंने अनुबंध किया, सारी चीजें कर दी। अब देखिए यहां पर एक बात और निकल कर आती है दोस्तों, हम रतन टाटा जी के नाखून के बराबर भी नहीं है। देखिए अगर उनकी जगह में कोई भी होता, XYZ, आप किसी को भी ले लीजिए, मैं तो बड़े से बड़े उद्योगपतियों की भी बात करता हूं, कोई भी उद्योगपति भी बैठा होता ना, और उनके पास इतना पैसा होता कि सामने वाले से लगभग 10-50 गुना ज्यादा पैसा होता, और वो कुछ कह देता, कटाक्ष मार देता, तो वो तुरंत एग्रेसिव हो जाता है। धैर्यवान बहुत कम होते हैं, लेकिन टाटा साहब तो एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। और हम आज की जगह में कहां पर है, हमारी पूरी ऊर्जा कैसे जाती है। टाटा साहब को मालूम था कि मुझे ऊर्जा यहां बहस करने में या तंज आपसी उसमें नहीं करनी, मुझे अपनी ऊर्जा कहां लगानी है, पैसेंजर व्हीकल में आ गए थे। तभी जाके इंडिका कहां से कहां ब्रांड पहुंच गया, इंडिका V2 मॉडल। हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा पूरी ऊर्जा किसमें जा रही है बताओ, मेरे पड़ोसी, उसका नया मकान, उसकी बड़ी गाड़ी, यार अरे ये सड़कों में इतने गड्ढे क्यों है, सरकार कुछ करती क्यों नहीं, अरे ये गाड़ी कैसे चला रहा है, ये बताओ यार, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं। हमारा पूरा जो समय है और हमारी ऊर्जा इन्हीं में जा रही है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने कैसा कर दिया। देखिए यही होता है महान पुरुष की निशानी। वो उनको मालूम था कि मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन ताकतवर आदमी वही होता है जो कमजोर को ये एहसास ना करवाए कि मैं ताकतवर हूं। ये हुआ। अब देखिए यहां पर एक कहानी और आती है, देखिए इसी किस्से को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ये कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। अब देखिए जब लैंड रोवर जैगवार खरीदी और टाटा ग्रुप में आई तो बहुत से आलोचकों ने आलोचना करनी शुरू कर दी, बोर्ड ने भी बोलना शुरू कर दिया रतन टाटा को कि आपने, हर किसी ने तंज कसना शुरू कर दिया कि टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर गाड़ी लेके सबसे बड़ी अपनी जिंदगी की गलती की है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है जैगवार लैंड रोवर का लेने की, और शेयर बाजार बिल्कुल धड़ाले से नीचे आ गया क्योंकि हर किसी ने आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन रतन टाटा जी का एक बहुत अच्छा कोट था उस समय, देखिए बहुत धैर्यवान, पेशेंस वाले बंदे थे ये बिल्कुल एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेते थे। अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर। रतन टाटा जी ने एक चीज बोली, मैं कोई भी अनुबंध करने से पहले, डील करने से पहले ये नहीं देखता कि ये क्या मेरे लिए फायदा है या घाटे का सौदा है, यही सही है या गलत है। मैं कुछ भी करने के बाद ये देखता हूं कि इसको सही कैसे किया जाए। यानी कोई काम अगर बहुत बड़ी बात है, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज अगर गलत हो गई, कुछ भी चीज खराब हो गई या कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो सही कैसे होगी, उसे सही करना कैसा है, वो मेरे हाथ में। और विपत्ति आता मेरे हाथ में कोई है, ये घर मेरे ऊपर गिर जाए, मेरे हाथ में कोई है, गिर जाएगा। लेकिन क्या है कि उसके बाद मैं कैसे एक्शन लेता हूं, ये रतन टाटा जी ने कहा कि मैं सही गलत नहीं देखता, मैं कुछ भी चीज करने के बाद फिर सोचता हूं इसको अगर ये गलत है, सही कैसे किया जाए। अब देखिए इसके ऊपर टेक्निकल रीजन, देखिए इसके ऊपर टेक्निकल रीजन ये था, देखिए परम पुरुष थे,
रतन टाटा जी, वो ऐसा नहीं था कि इतनी छोटी नोकझोंक में बिल्कुल अपना वो स्वाभिमान के लिए खरीद ले, नहीं। जो 9,800 करोड़ में जो डील साइन हुई जैगवार लैंड रोवर की, दरअसल क्या था कि टाटा साहब ने, रतन टाटा जी ने बहुत विजनरी थे, आगे भविष्य का देखते थे, भविष्य करता। उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय में 2005-6 में जिस समय की बात है, उन्होंने देखा आने वाले समय में ना एक्सयूवीज का ही समय चलेगा, यानी गाड़ियां जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे लोग। लेकिन था क्या कि भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक्सयूवीज में वो कर सके, बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो पुरानी घिसी पिटी चल रही थी। अब इन्हें लगा कि देखिए जैगवार थी ब्रिटेन की कंपनी, लैंड रोवर ब्रिटेन की कंपनी थी, और फोर्ड अपने आप में खुद ही इंटरनेशनल ब्रांड, अमेरिका का ब्रांड। उन्होंने कहा क्योंकि एक देखिए एक ना वो रहते हैं, कोई भी यदि अगर इस प्रकार की डील अनुबंध होती है ना, तो ऐसे अनुबंध में क्या होता है कि आपको जो परचेज कर रहा है उसको आपको सारे कॉपीराइट्स देने होंगे, पेटेंट देने होंगे, और आपको जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो सारी दी जाएंगी, दस्तावेज सारे चले जाएंगे जो खरीदते हैं। अब उन्होंने क्या करा, भले उस समय दुनिया उनकी आलोचनाएं कर रही थी, लेकिन वो उनके दिमाग में था आगे की सोच। आज की डेट में देखिए दोस्तों, आज की डेट में टाटा क्यों इतने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, मतलब कम कीमत वाली गाड़ियों में, क्यों? क्योंकि लैंड रोवर जैगवार की टेक्नोलॉजी तो है ही अपने पास, टेक्नोलॉजी तो आगे, उसका पैसा तो एक बार दे दिया तो चला गया 9,800 करोड़, लेकिन उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ के इंजीनियर विकसित किए। आज की डेट में देखिए टाटा की गाड़ियां आप देख लीजिए कहां से कहां है, बिल्कुल कम किफायती गाड़ियां रहती हैं और उसमें टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की। तो ये विजनरी थे, ये थे व्यापारिक हुनर के दाता। और सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज, जो कहावत है वो यहां बैठती है कि आप लड़कर किसी से बदला मत लो, आप लड़कर किसी से बदला मत लो, आप सफल हो जाओ, वो आदमी अपने आप जब गिरेगा तो वही आपका असली बदला होगा, वो आपका असली रिवेंज होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए रतन टाटा जी के किस्से इतने सारे हैं, जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, इनके ऊपर तो असंख्य किताबें लिखी जा रही हैं, पीएचडी होते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। देश प्रेम, राष्ट्र हित में इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि छोटी छोटी हम लोग झलक देंगे। देश हित में ही हमारे आर्मी के जवानों के लिए जो टाटा ट्रक बनाए, टाटा ट्रक में जो भी व्हीकल बनाए टाटा ने, तो रतन टाटा जी के कहने पे, क्योंकि टाटा ग्रुप ने जितने भी भारतीय सेना को जो अपने ट्रक्स वगैरह दिए हैं, उसमें केवल जो लागत लगती है, बनाने की लागत लगती है, केवल वही लिया गया, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं लिया गया। जितना भी फायदा था वो सारा का सारा क्योंकि देश हित में था। ऐसे ही चलते चलते एक किस्सा और है कि एक बार यात्रा कर रहे थे अपनी गाड़ी से, तो उन्होंने देखा जो राहगीर, जो यात्री थे, एक परिवार अपने टू व्हीलर में, अपने बारिश के समय में, बारिश का समय था, टू व्हीलर में अपने पूरे परिवार को लेकर जा रहा है। टाटा साहब ने देखा कि ये परिवार तो अपने, ये जो व्यक्ति है, ये तो चाहे किसी भी कारणवश वो अपने परिवार को संकट में डाल रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है कहीं पर भी। तो टाटा साहब ने सोचा कि एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो सहूलियत के हिसाब से, टाटा नैनो बना दी। टाटा नैनो बनाने के पीछे यही मकसद था कि जो आम आदमी है वो भी कार ले सके। खैर बहरहाल दोस्तों, टाटा नैनो तो इस कारण भी नहीं चल पाई। बोलते हैं ना कि इस कारण नहीं चली क्योंकि बोलते हैं ना कि कभी कभार बिल्कुल परोपकारी वाला कार्य यदि करें तो लोगों को, समाज को समझ में नहीं आता। वो इसलिए नहीं चली क्योंकि फिर तंज कसना शुरू हो गया कि ये तो मिडिल क्लास वाली गाड़ी है, और टाटा नैनो 1 लाख रुपए में कर दी। यदि अगर टाटा नैनो का दाम 1 लाख नहीं होता ना, लगभग 3-4 लाख होता, तो उनकी बिक्री धड़ल्ले से होती। यही तो है, मतलब आजकल का समाज यही है इस प्रकार का। बाकी बहुत से ऐसे काम कार्य किए हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को। एक बात और आती है, देखिए दोस्तों, पहले जब 1990 के दौरान की बात थी, जो पहले जो इंडियन कंपनीज थी ना, वो आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा होती थी। लेकिन टाटा साहब ने जब टेडली खरीदी, टेडली बहुत बड़ी बाहर की कंपनी थी, टाटा टी थी उस समय, तो टेडली इन्होंने खरीद ली टाटा ने। वहां से आत्मविश्वास आया और कंपनी और उद्योगपतियों को भी कि हम अब भारत से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन 90 से पहले नहीं जाता था कोई भी बाहर, हर कोई अपने अंदर ही अंदर लड़ता था कि बाहर जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो टाटा साहब ने जो ये इतनी सारी चीजें खरीदी, टेडली खरीदी, आपकी कॉर्नेल खरीदी, जैगवार लैंड रोवर, तभी हर किसी को आत्मविश्वास भी आया कि अब हम भी बाहर जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो टाटा साहब इतने बड़े प्रेरणादायक रहे। साथ में बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं। हाँ, जानवरों से भी ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जानवरों से मतलब इनको, टाटा साहब को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। और इसमें बहुत एक अच्छी कहानी आती है कि रतन टाटा जी को ब्रिटेन में सर की उपाधि दी गई है, सर नाम से संबोधित करते हैं ब्रिटेन के वासी इनको। तो हुआ था कि एक बार जो प्रिंस चार्ल्स थे, उन्होंने आमंत्रण भेजा कि आप हमारे यहाँ आइए, ब्रिटेन में आइए, और आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, सर जी के पद से आपको करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि रतन टाटा जी, देखिए इसको बोलते हैं परोपकारी इंसान की, मतलब ऐसा नहीं कि रंगारंग चीजों में चले जाए। इनका एक कुत्ता बीमार हो गया, तो रतन टाटा साहब वहां पर नहीं पहुंचे, और क्या जब बातचीत हुई तो ये कहा कि मेरा कुत्ता बीमार है, अभी उसकी देखभाल करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, भले ही परस्पर इसके कि वो सम्मान मुझे मिले। दोस्तों सोचिए, इसके बाद जो उनका कद था ना, वो कहां से कहां पहुंच गया। जो प्रिंस चार्ल्स थे, उन्होंने खुद कहा कि ये है रतन टाटा। रतन टाटा जैसा रत्न केवल एक ही संसार में हो सकता है, बाकी नहीं होगा।
जिन्होंने ब्रिटेन के राजकुमारी राजघराना बुला रहा है, जो कि पूरी दुनिया को बुलाए तो हर कोई उनके चरणों में पहुंच जाए, लेकिन उस समय रतन टाटा जी ने अपने कुत्ते की देखभाल करना ज्यादा जरूरी रखा। उसके बावजूद भी उनका पद इतना ज्यादा हाई हो गया कि वहां पर आज भी ब्रिटेन में उन्हें सर जी की उपाधि दी जाती है। तो ये थे रतन टाटा जी की, मतलब मानव के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, मानव के लिए, जानवरों के लिए, दुनिया भर का। ऐसी ऐसी बहुत सी कहावतें हैं, बहुत सारे किस्से हैं रतन टाटा जी के। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ रहता ही है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बार लगभग 2000 के आसपास की बात है, कुछ ग्रुप जो माउंट एवरेस्ट पे जो पर्वतारोही होते हैं उनका ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया कि वो वहां चढ़ना चाहते थे लेकिन उनको फंडिंग नहीं मिली। अब वो क्या किया, उन्होंने गुहार लगाई टाटा साहब के पास, मतलब टाटा ग्रुप में। तो टाटा ग्रुप में 3 दिन के अंदर ही मैसेज फोन आ गया उनको कि आपकी जो काबिलियत है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हम आपको सपोर्ट करेंगे। टाटा ग्रुप ने उनको फंडिंग दी और उन्होंने फतेह की, क्योंकि वो आजादी का 50वां वर्षगांठ मनाना चाहते थे माउंट एवरेस्ट में, हिंदुस्तान का। तो इसके लिए रतन टाटा जी ने उनको पूरा सहयोग किया, उन्होंने फतेह भी की। ताज होटल की बात कर लीजिए। हाँ, आपको एक चीज और मालूम ही होगी सभी को कि ताज होटल जो है वो टाटा ग्रुप का है। जब 26/11 का जो वो आतंकी वहां पर वो जो गतिविधि हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस दौरान क्या रहा था कि रतन टाटा जी, देखिए हर कोई होता तो हर कोई अपने घर होता, वो बिना अपनी जान की परवाह किए हुए जब तक पूरा प्रकरण चल रहा था वहां पर, तो रतन टाटा जी अपने टाटा होटल के बाहर ही थे और वो एक एक चीज पे उनकी बिल्कुल गहरी नजर थी। वो मुंबई में थे, मुंबई जब उन्हें मालूम चला कि वहां पर गोलियां चल रही है, ताज, मतलब वो कहीं और थे, मुंबई में तो ताज होटल है। जब उन्हें मालूम चला कि ताज होटल में ऐसी गोलियां चल रही है, वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके वहां बाहर ही खड़े रहे। टाटा, हर कोई होता तो हर कोई अपना डरता है ना अपनी उससे, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने हर अपने कर्मचारी की, देखिए बहुत बड़े परोपकार थे, उन्होंने ना केवल अपने जो टाटा समूह में कार्यरत है उनके लिए कार्य किया, लेकिन उसके आसपास जो रेडी वाले थे, ठेली वाले थे, आम राहगीर थे जो सड़कों में चल रहे थे, उनको गोलियां लग गई, उनका भी सपोर्ट किया। जिनका निधन, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें राहगीर भी, उनसे कोई वास्ता नहीं है टाटा ग्रुप का, उनको भी चेक काट के दिए, उनकी पूरी सैलरी दी, पूरी जिंदगी भर की सैलरी रतन टाटा साहब ने उसी समय दी। तो अपने उसको हटाकर, अपने ग्रुप को हटाकर वो समाज के लिए जीवन जीते थे, समाज के लिए जीते थे। और आज भी ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहां पर उनके आश्रितों को, जो उस समय की जो वारदात हुई उसके उनके आश्रितों को आज भी सपोर्ट है टाटा साहब का। तो इस प्रकार के थे टाटा साहब। लेकिन इनके बारे में बोलता रहूं तो बहुत कुछ बोल जाऊंगा और बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएंगी इनके साथ। लेकिन वही होता है ना कि सूरज को दिया कहां से दिखाएं हम, इनका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा था, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इसलिए देखिए ना आज भी श्रद्धांजलियों का श्रद्धांजलि का ताता है। क्या थे रतन टाटा साहब? देखिए एक बार क्या हुआ कि इन्फोसिस के जो एमडी, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है श्री नारायण मूर्ति जी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था रतन टाटा जी को एक सम्मेलन में। अब देखिए डायरेक्ट कंपटीशन है, टीसीएस और यहां पर इन्फोसिस, डायरेक्ट कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धी हैं दोनों। लेकिन नारायण मूर्ति जब पहुंचे तो नारायण मूर्ति जी ने रतन टाटा जी के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, मैं किस प्रकार बिजनेस में आगे बढ़ूं। ये थे रतन टाटा जी। उनके कॉम्पिटिटर भी उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। अपने आप में इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी, लेकिन उनको मालूम था कंपनी अलग चीज है, लेकिन जो ये व्यक्ति हैं यहाँ पर, जो देवतुल्य व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद ही मुझे मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और रतन टाटा जी से आशीर्वाद दिया कि मैं किस प्रकार से अपने जो उद्योग को है उसे और आगे लेके जाऊं। ये है रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी को, क्योंकि अब वैकुंठ की यात्रा उन्होंने कर दी है, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे ही नहीं पूरे दुनिया भर के दिलों में रहेंगे, क्योंकि आपने हर क्षेत्र में जो काम किया है, हर कोई व्यक्ति, संसार भर का कोई भी व्यक्ति हो, वो आपसे किसी न किसी प्रकार से आपका आशीर्वाद उन्हें मिलता ही रहेगा, चाहे वो व्हीकल के रूप में हो, चाहे वो खाने की सामग्री के रूप में हो, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले। ऐसे अनगिनत सामग्री हैं जो टाटा की देन है, जो टाटा ग्रुप की देन है, जो रतन टाटा जी की देन है। तो रतन टाटा जी को, आपको भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे कोटला परिवार की ओर से।